आज हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 16। इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात कही गई है। यह अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन पद या नियोजन से संबंधित है, जिसमें राज्य के क्रियाकलापों की बात की गई है कि किसी भी पद पर जब कोई नियोजन होगा तो उसमें राज्य की क्या भूमिका होगी, और यह भी 5 सब क्लॉज में है। अनुच्छेद 16 का 1 इसमें कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। यह समझ लें कि जितने भी नागरिक हैं, व्यक्ति नहीं बल्कि नागरिक, जो भी नागरिक हैं देश के, वे किसी भी नियुक्ति पर जा सकते हैं और सबों को समान रूप से अवसर दिया जाएगा कि आप भी वहां पहुंच सकते हैं। अनुच्छेद 16(1) बिना किसी भेदभाव के नियोजन से संबंधित बातों का जिक्र करता है, जिसमें सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता की बात कही गई है। अनुच्छेद 16(2) किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, भाषा, लिंग, वर्ण, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से रोकता है। इस आधार पर उनके साथ नियोजन में असमानता नहीं दर्शाई जा सकती, उनसे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16(2) में लिखा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा या उससे विभेद नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप यह भी समझ लें कि अनुच्छेद 15 में जहाँ कहा गया था सामाजिक समानता की बात कही गई थी कि राज्य द्वारा केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, वहीं अनुच्छेद 16 का 2 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के साथ साथ 2 अतिरिक्त बातें का जिक्र किया गया है, जिसमें उद्भव और निवास की बात कही गई है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी भी नियोजन या पद के संबंध में अपात्र नहीं होगा। धर्म के आधार पर किसी को किसी भी नियोजन में जाने से नहीं रोका जा सकता। मूल वंश के आधार पर नहीं रोका जा सकता कि आप इस वंश के हैं, या जाति के आधार पर कि आप इस जाति के हैं, आप नहीं जा सकते हैं, या आप स्त्रीलिंग हैं या पुल्लिंग हैं, आप नहीं जा सकते हैं, या जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव भी नहीं हो सकता। वहीं अवसर नियोजन की बात जब होती है तो वहां पर 2 और अतिरिक्त बातें जोड़ी गई है कि आपका निवास स्थान कहीं भी हो, आपको नियोजन में अवसर दिया जाएगा। आपका उद्भव कहीं भी हुआ हो, आपको अवसर दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) में कहा गया है कि राज्य अपने अधीन किसी सेवा के लिए निवास स्थान की शर्तें लगा सकती है और यह काम संसद कर सकती है। अनुच्छेद 16(3) में स्पष्ट कहा गया है, संसद किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकारी के अधीन नियोजन या नियुक्ति के किसी वर्ग के लिए शर्त के रूप में निवास का उपबंध कर सकती है। हालांकि इसके पीछे तर्क दिया गया था कि स्थानीय लोग जो पिछड़े हुए हैं, वे मुख्य धारा में नहीं आ सके हैं। इस तरह के प्रावधान करने के बाद वे पिछड़े लोग मुख्य धारा में आ सकेंगे, और इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने लोक नियोजन अधिनियम 1957 पारित हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश राज्य के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में कुछ पदों के लिए नियोजन की शर्त के रूप में निवास की शर्त
रखने की बात कही गई थी। हालांकि यह अधिनियम 1974 में समाप्त हो गया और अभी यह प्रावधान नहीं है। लेकिन आंध्र प्रदेश में यह प्रावधान अभी भी है। केवल आंध्र प्रदेश में है जहां अनुच्छेद 371 घ के रूप में एक नया अनुच्छेद अंतः स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ यह, चूंकि आंध्र प्रदेश किससे कटा, तेलंगाना एक नया प्रदेश बना और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगह यह प्रावधान मात्र वर्तमान में है। अनुच्छेद 16(3) के बाद 4 और 5 का जिक्र करें। इसके पहले थोड़ी सी जानकारी मंडल आयोग और क्रीमी लेयर के संदर्भ में आप देख लें। आपने मंडल आयोग का भी नाम सुना होगा और पिछड़ा वर्ग आयोग की बात जब होती है तो यह समझ लें कि अनुच्छेद 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कही गई है, पिछड़े वर्ग की बात कही गई है और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग को जिस उत्थान की बात कही गई है उसी के तहत, चाहे ये संवैधानिक मुद्दा हो यह अलग बात है, लेकिन वर्ष 1979 की बात है, मोरारजी देसाई ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इसके पहले प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुई थी। खैर यहाँ पर 1979 में मोरारजी देसाई सरकार के नेतृत्व में द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था और उसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। और बीपी मंडल ने शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनकी उन्नति के लिए, उनके उत्थान के लिए कुछ सुझाव दिए और 1979 में गठन हुआ था। 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और यहाँ पर उन्होंने बीपी मंडल आयोग ने 3743 3743 जातियों की पहचान की और उन्होंने माना कि ये सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं और इनका जनसंख्या में भागीदारी 50% से अधिक है, लगभग 52% है और इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। 10 साल तक तो यह ठंडे बस्ते में रहा। 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार आई तो उन्होंने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा कर दी। हालांकि ये आरक्षण के प्रावधान किए जाने के बाद देश में बहुत ही थोड़ी दुर्भाग्य वाली स्थिति हुई। जो आरक्षण के पक्षधर थे वो आरक्षण चाह रहे थे, जो आरक्षण के विरोधी थे वो उसके खिलाफ थे और बहुत अच्छी स्थिति सामाजिक तौर पर सौहार्द बिगड़ी। यहाँ पर फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया और सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं उसके आरक्षण की व्यवस्था को बरकरार रखा। लेकिन यहाँ पर एक चीज का नया प्रावधान जोड़ा गया कि आपने उस वक्त सुना होगा, क्रीमी लेयर। 2 बातें आई कि 27% जो आरक्षण रहेगी वो तो जारी रहेगा, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग में सभी लोगों को नहीं मिलेगा कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं उसके नागरिक हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति और जनजाति में जो लोग होते हैं उन सबों को आरक्षण एक रूप में मिलता है, लेकिन यहाँ पर अन्य पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिया गया। अब ये क्रीमी लेयर क्या होता है, तो यह समझ लें कि पिछड़े वर्गों में वैसे तबके के लोग, वैसे तबके के विद्यार्थी को आरक्षण, इस ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है जिनके अभिभावक की क्रीमी लेयर में होते हैं। और क्रीमी लेयर के लिए एक सीमा तय कर दी गई है कि जैसे वो व्यक्ति क्रीमी लेयर में आएंगे जो संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति हों, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, या संघ लोकसभा के अध्यक्ष, राज्य लोकसभा के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके साथ साथ जो क्लास 1 के अफसर हैं, क्लास 2 के अफसर हैं, या केंद्र या राज्यसभा में अधिकारी हैं क्लास 1, 2 के, या कोई बैंक में है, बीमा कंपनी में है, यूनिवर्सिटी में है, वो क्लास 1 के दी श्रेणी में आते हैं तो फिर उन्हें क्रीमी लेयर में माना जाता है। इसी तरह सेना में जो कर्नल है या उससे ऊपर रैंक के अधिकारी हैं, नौसेना, वायुसेना में जो है कर्नल रैंक के जो अधिकारी होते हैं, इधर डॉक्टर, अधिवक्ता, इंजीनियर, इन सब लोगों को क्रीमी लेयर में रखा गया है। और इस क्रीमी लेयर का तात्पर्य भी समझ लें कि उनकी
आय एक समान लोगों से अच्छी स्थिति में होती है। 1993 में इसकी सीमा 1 लाख रखी गई थी। 2004 में इसे बढ़ाकर 2,50,000 कर दी गई थी। 2008 में 4.5 लाख कर दिया गया। 2013 में 6 लाख कर दिया गया और अभी वर्तमान में 8 लाख इसका सीमा कर दिया गया है कि जो 8 लाख तक जिनकी इनकम है वो क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे। आपको लगता होगा कि समानता की बातें जब होती है तो कोई विशेष सुविधा उन्हें असमानता का भाव कराता होगा, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। संविधान सरकार राज्य के लोगों के संदर्भ में सामाजिक परिस्थिति के अनुकूल कानून बनाती है और इससे किसी के अधिकार में कटौती करने की बात नहीं होती है, बल्कि समानता का भाव उत्पन्न करना ही और जो नीचे हैं, जो पिछड़े हुए हैं, उनके उत्थान की बात कही जाती है। 16(4) इसमें राज्य पिछड़े वर्गों के लिए लोक नियोजन में आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ऐसी बातें कही गई है। यदि राज्य को लगता है कि पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व राज्य के अधीन विभिन्न सेवाओं में पर्याप्त रूप से नहीं है तो नियुक्तियों या पदों के लिए वह आरक्षण विशेष का उपबंध करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 16(4) का ए उसमें जो बातें कही गई है उसमें पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बातें कही गई है। 16(4) ए के संदर्भ में आप जान लें, इंदिरा साहनी बाद में जो मंडल कमीशन 50% आरक्षण की बात कही गई थी, उस समय वहां प्रमोशन में आरक्षण को 9 सदस्यीय पीठ ने उसको वैधता प्रदान की। नौकरी में की, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण को अवैध माना और विशेष परिस्थिति को छोड़कर 50% से अधिक आरक्षण को अवैध माना गया। वहीं आप सीधा समझे तो इंदिरा साहनी ने कहा, उस मामले में इंदिरा साहनी भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण नहीं दे सकते। तो वहीं संविधान में संसद ने संशोधन किया, 77वां संशोधन 1995 में, और अनुच्छेद 16(4) ए में प्रावधान किया गया कि पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। वहीं देवासन वर्सेस भारत संघवाद में 1964 में कैरी फॉरवर्ड रूल पर सवाल उठाए गए थे और उसमें है कैरी फॉरवर्ड मतलब कि आरक्षण के प्रावधान के अनुसार यदि सीट नहीं भरी जाती है तो उस सीट को अगले वर्ष की भर्ती में अतिरिक्त रूप से जोड़ दिया जाता है, अगले वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है और इस हिसाब से कई बार वह कुल सीटों के 50% से भी अधिक हो जाती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 50% से अधिक आरक्षण को अवैध घोषित कर दिया। वहीं अनुच्छेद 16(4) डी ख के रूप में 81वां संशोधन 2000 ईस्वी में किया गया। इसके अनुसार यदि आरक्षित स्थानों में से किसी वर्ष कुछ स्थान बिना भरे रह जाते हैं तो ऐसी रिक्तियों को सरकार एक अलग श्रेणी में रखकर अगले वर्षों में भर सकती है विशेष प्रावधान कर, और इसे 50% की आरक्षण की सीमा में नहीं गिना जाएगा, अर्थात इन रिक्तियों पर नियुक्तियां वर्ष विशेष के 50% के कोटे से वह अतिरिक्त होती है। 85वां संशोधन 2001 में किया गया जिसमें प्रोन्नति के संबंध में कही गई कि प्रोन्नत पदाधिकारी को परिणामिक वरिष्ठता भी मिलेगी। अनुच्छेद 16(5) इसमें जिक्र किया गया है कि यह भी 16(1) का अपवाद के रूप में है, जिसमें कहा गया है कि राज्य
कोई विधि बना सकती है जिसमें धार्मिक संस्था या सांप्रदायिक संस्था के रूप में उस पद विशेष पर उसी धार्मिक समुदाय का व्यक्ति को लिया जाएगा। विशिष्ट धर्म को मानने वाला ही व्यक्ति ही उस विशिष्ट धार्मिक सामुदायिक संस्था का प्रधान हो सकता है, उससे संबंधित रह सकता है। विशेष करके यह धार्मिक मुस्लिम धर्म में वक्फ बोर्ड होता है, तो उसमें उसका जो अध्यक्ष बनेगा वह मुस्लिम ही होगा। उसी तरह हिंदू के किसी मंदिर संबंधी कोई बात है तो उसका जो प्रधान होगा तो वह हिंदू ही होगा। तो धार्मिक संस्था के रूप में वहां पर धर्म विशेष के लोगों को आबद्ध कर दिया गया है। अनुच्छेद 16(5) के अनुसार धार्मिक संस्थाओं के क्रियाकलाप हेतु उसी विशेष संप्रदाय के व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। और यह एक तरह से आप अनुच्छेद 16(1) और 2 का अपवाद भी समझ सकते हैं। अनुच्छेद 16(6) के रूप में आप देख सकते हैं कि जब 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया और अनुच्छेद 15 एवं अनुच्छेद 16 में संशोधित कर आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण की बात दी गई, पर इसके पहले पिछड़े रूप में सामाजिक स्थिति को देखी जाती थी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की कोई बातें नहीं थी। कोर्ट ने भी इसे नहीं माना था, लेकिन 103वां संशोधन किया गया 2019 में और इसके अनुसार पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया और यह विशेष आरक्षण विशेष परिस्थितियों में दिए गए हैं। इसे अनुच्छेद 16(1) और 16(2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, ऐसी बातें भी कही गई है।